नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो है जहां हम लाइव बातचीत करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को, अलग अलग जार्गन्स को जो हमें आम भाषा में समझ नहीं आते हैं। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से इस शो को आप तक पहुंचाते हैं और जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ जो काफी लंबे वक्त से क्रिप्टो इंडस्ट्री में बने हुए हैं और तब से क्रिप्टो इंडस्ट्री में है जब किसी को बिटकॉइन पर यकीन नहीं था, किसी को क्रिप्टो करेंसी पर यकीन नहीं था। उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे ऐश्वर्य गुप्ता। ऐश्वर्य के साथ हम जब जुड़ना शुरू हुए थे तो बहुत इंटरेस्टिंग उनके साथ डिस्कशंस हुआ करती थी और काफी कॉन्सेप्ट्स उन्होंने हमारे क्लियर किए हैं। टोकन क्या होते हैं, वो कॉइन से कैसे अलग होते हैं, इसके साथ साथ बहुत से अलग अलग कॉइन्स उनसे समझे हैं हमने। सोलाना उन्होंने हमें तब रेकमेंड किया था जब लगभग $70 के आसपास वो चल रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि $200 ये टच करके आ सकता है, तो वो भी उसने करके दिखाया। कोसामा उन्होंने रेकमेंड किया था हमें। साथ ही साथ उन्होंने डॉट भी हमें रेकमेंड किया था और काफी अच्छे टारगेट्स इन सारे कॉइन्स ने हमें दिए हैं, काफी अच्छा रिटर्न्स इन्होंने दिया है। ऐश्वर्य, आपने कुछ ऐसे कॉइन्स हमें रेकमेंड किए थे जिन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाकर दिया है और ये बहुत लंबे समय की बात नहीं है, ये 2 से 3 हफ्तों में आपने जो कॉइन्स दिए थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। तो इस पर एक बार आपसे वापस राय लेना चाहूंगी कि अभी हमें क्या करना चाहिए। राज मल्होत्रा जी ने मुझे बता दिया है कि उन्हें आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए। कुसामा आपने दिया था एक अच्छा कॉइन, इसे किस तरीके से अभी देख रहे हैं, क्या अभी और इसमें मौके मौजूद हैं? देखिए, कुसामा के लिए मैं ये कहूँगा, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो इसको बिल्कुल होल्ड करिए, क्योंकि कुसामा क्या है, जितनी भी मार्केट में अवेलेबिलिटी है, जैसे मान लीजिए ये करीबन 10 मिलियन कॉइन्स हैं टोटल मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली। तो उस 10 मिलियन कॉइन्स में क्या है, 50% ऑलरेडी स्टेक है कंपनी, जो इनका प्रूफ ऑफ स्टेक है उसमें स्टेक है। तो 50% सप्लाई तो मार्केट में ही नहीं है। दूसरी बात क्या हो रहा है, इसमें जो नई ब्लॉकचेन्स ऐड होती हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुसामा को कलेक्ट करके एक तरह से लोन देना पड़ता है उन चेन्स को, ताकि वो उस पर ऑनबोर्ड हो। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट 14.5% कुसामा वहां लॉक हो चुका है। तो इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है, सप्लाई भी कम होती जा रही है। जैसे सप्लाई जैसे जैसे कम होती जाएगी, डिमांड उसकी उतनी ही रहेगी, तो उसका प्राइस इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इसको आप कभी भी 300 350 के आसपास आराम से उसको लॉन्ग टर्म के लिए अक्वायर कर सकते हैं और आराम से इसको रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, मुझे लगता है कि जैसे और पैराचेन ऑप्शंस आगे बढ़ेंगे, जैसे और ऑप्शंस में कुसामा स्टिक पता चला जाएगा, वैसे ही क्या होगा कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और सप्लाई मार्केट में नहीं होगी, जिसकी वजह से इसका प्राइस काफी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी इस कॉइन को लेकर हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बुलिश दिखाई दे रहे हैं और आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म आपको करके दिखा सकता है। ठीक है, तो अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो लगभग $406 के आसपास चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि इस लेवल पे हमें नई एंट्री लेनी चाहिए कुसामा में? काफी छोटी एंट्री लीजिएगा। काफी मतलब मैं रिकमेंड करूंगा 300 से 350 के बीच में इसको खरीदने के लिए और उसको आराम से रखने के लिए। उसको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप मेजर एक्सचेंजेस पे जाते हैं, अगर मान लीजिए बाहर भी जाते हैं इंडियन एक्सचेंजेस से, तो वहाँ पे काफी स्टेकिंग भी आपको मिल जाती है, जहाँ पे आपको 15-16% इस पे भी मिलता रहता है। तो आप आराम से वहाँ स्टे करके इसको छोड़िए। मैंने अपना कुसामा के संग ये किया हुआ है, पूरा स्टे करता हुआ है। ठीक है, तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है हमारे व्यूअर्स के लिए। कुसामा में जो भी नई एंट्री बनाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा अगर इंतजार करके चलेंगे तो आप अच्छा जब एक इसका प्राइस आ जाएगा तब इसमें एंट्री लीजिए। जब 300 के आसपास, 350 के आसपास ही आपको मिले तब इसमें एंट्री बना सकते हैं। एक बार डॉट पर भी रिव्यू कर लेते हैं। डॉट को वो भी आपने हमें रेकमेंड किया हुआ था, तो उसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, डॉट मैंने रिकमेंड किया था $24-25 पे, और मेरा अभी भी वही रिकमेंडेशन बना रहेगा। कुसामा और डॉट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो वहाँ पे जब कुसामा आउट परफॉर्म करेगा, धीरे धीरे डॉट के भी पैराचेन ऑप्शंस होंगे, जिसके लिए अगेन जो सेम स्ट्रक्चर कुसामा का है वही बिल्कुल रेप्लिकेट होता है डॉट पे। तो अगेन वहाँ पे भी वही सेम चीज होगी कि सप्लाई स्क्वीज आने लगेगा, सप्लाई कम होने लगेगी, मार्केट में डिमांड नहीं रहेगी।
तो उसका भी एक इम्पैक्ट रहेगा। इसको मैंने एसआईपी की तरह बोला था कि इसको एसआईपी की तरह इसमें इन्वेस्ट करते रहिए। मैं क्या था कि $40 तक मैक्सिमम आप इस पे एसआईपी तो आराम से कर सकते हैं। और इसका भी आराम जब जैसे ही बायर चेन ऑप्शन शुरू हो जाएंगे इस पे पोलका डॉट पे, वैसे ही ये भी अच्छा रिटर्न देना शुरू कर देगा, इसकी प्राइस जो है बढ़ेगी। इसको भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड करना चाहूँगा। इसको भी आप लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। जब आप कहते हैं ऐश्वर्या के कुसामा और डॉट आपस में जुड़े हुए हैं और लगभग एक ही तरीके से वो काम भी कर रहे हैं, तो कुसामा जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें काफी महंगा दिखाई देगा। वहीं डॉट थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये थोड़ा सस्ता है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो क्या करें जब आप ऐसे दो कॉइन्स बताते हैं जो लगभग लगभग उनका जो काम करने का तरीका है सेम है या आपस में वो जुड़े हुए हैं, तो क्या हमें उस कॉइन की तरफ जाना चाहिए जो हमें बजट में मिल रहा है, जहां पे हम एक लिमिटेड अमाउंट में एक जो कॉइन की क्वांटिटी है वो ज्यादा खरीद सकते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ दोनों में रिलेशन क्या है। सबसे पहले कुसामा जो है वो पोलका डॉट का टेस्ट नेटवर्क है, और ये पहला ऐसा नेटवर्क है जो एक्चुअल में मार्केट में है। इवन वो टेस्ट नेटवर्क है फिर भी उसका प्राइसेस है, फिर भी उसकी सारी चीजें जो एक नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी में होती है वो है। उसका रीजन ये था कि जो पोलका डॉट के फाउंडर है गैविन वुड, उन्होंने कहा कि अगर हम केवल टेस्ट नेटवर्क में हर चीज को टेस्ट करेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा लोगों का रिएक्शन क्या है, लोगों का बिहेवियर क्या है, कौन किस पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे ये चीज अच्छे से चलेगी। तो कुसामा एक टेस्ट नेटवर्क है, और पोलका डॉट जो है जब कुसामा स्टेबल हो जाएगा, मतलब अभी जब नई नई पायर चेंजेस पे आती जाएगी और नेटवर्क बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं बची है, तब वही चीज रेप्लिकेट होगी जाके डॉट पे, क्योंकि जो डॉट है वो मेन नेटवर्क। तो अगर आप कुसामा को छोड़ के डॉट पे भी इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो वो भी कोई गलत मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज है। डॉट मैंने वही 24-25 के आसपास $28 का इसका एक आराम से अभी हाल फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं, जहाँ पे आप इसके नीचे जाए तो आप अपनी या तो उसमें परचेजिंग बढ़ा सकते हैं, मैं कहूँगा स्टॉप लॉस के लिए जब जाता है, वरना तब तक थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट रखिएगा, बिकॉज करेक्शन थोड़े से हो सकते हैं कि इस समय डेली डेली हाइस बन रहे हैं, फिर उसके बाद करेक्शन हो रहा है, लेकिन अभी डॉट अपने 2018 के हाई तक भी नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा ये लगता है कि डॉट हो सकता है इस साल के एंड तक एक काफी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये डॉट जो है अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये आपने काफी अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया कि आखिर जब हम ऐसे कॉइन्स को देखते हैं, जब हम कुसामा जैसे कॉइन को देखते हैं और वहां हमें समझ आता है, इतना ही समझ आता है कि वो $400 के ऊपर चल रहा है, तो हम नॉर्मली प्रेफर करेंगे कि उस कॉइन की तरफ जाएं जहां पे हमें ज्यादा क्वांटिटी मिल जाए। तो ये क्लियर करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद कि दोनों किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर आप डॉट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो मेन प्रोजेक्ट है, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। साथ ही साथ अगर आप कुसामा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, तो वो भी गलत नहीं रहेगा। अब चलते हैं सोलाना की तरफ। बहुत लंबे समय से हाइप में है सोलाना, रिटर्न भी उसने वैसे ही दिए हैं और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट एक दिखाई पड़ता है सभी एक्सपर्ट्स को। आप अभी इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अगर बात की जाए तो हम दूसरे एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, वो भी बता रहे थे कि उसमें कितनी ज्यादा हैवी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जिसके चलते प्राइस जो है बहुत वॉलेटाइल हो गया है सोलाना का। तो एक बार उस पर भी नजर डालते हैं, वो अभी आपको किस तरीके का दिखाई पड़ रहा है, और जिन्होंने आपकी रिकमेंडेशन के हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, अभी भी उन्हें इन्वेस्टेड रहना चाहिए सोलाना में? देखिए मैंने जो आपको बताया था, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम पे, तो मैंने कहा था कि $200 का टारगेट रखा हुआ अपने पास, तो मैंने वही किया था। हमेशा यही होता है, हम लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो प्रॉफिट मिल रहा होता है वो भी छोड़ देते हैं। तो मैंने जैसे आपको पिछली बार भी बोला था कि मैं $200 का टारगेट रख रहा हूँ, तो मैंने वो अपने लिए भी रखा था। मैं $200 पे मेरी 75% होल्डिंग एग्जिट कर गया था, और फिर मैंने वापस से उसको 150 के आसपास थोड़ी सी और होल्डिंग एक्वायर करी। तो मेरी स्ट्रैटेजी वही है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब मैं ये नहीं सोचना चाहता हूँ कि वो मेरे को प्रॉफिट होता ही जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है लोगों के दिमाग में कि अगर कोई क्रिप्टो बढ़ रही है ना तो लोगों को लगता है कि यार ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और फिर अल्टीमेटली जब वो नीचे गिरता है तो वो नोशनल प्रॉफिट देख के खुश हो पाते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट बैंक ऑन नहीं कर पाते। तो वो चीज रहेगा पूसा। और इस तरह सोलाना नीचे जो आया है उसका मेजर रीजन ये रहा है क्योंकि लास्ट जी ऐश्वर्या, आपकी आवाज मुझ तक, जी जी अब आवाज आ रही है, बताइए। तो बेसिकली सोलाना के संग क्या हुआ था, सोलाना डाउन हो गया था, मतलब सोलाना ऑलमोस्ट 18 घंटे बंद रहा है।
ब्लॉकचेन एक ऐसी इतनी बड़ी ब्लॉकचेन जो बंद हो गई थी। एंड सोलाना अभी फुल नेट मतलब उसकी मेन नेट जो है वो लॉन्च नहीं हुई। तो सबसे बड़ी बात सोलाना के संग क्या है कि सोलाना के जो बैकर्स हैं वो बहुत बड़े बिलियनर्स और बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, जिसकी वजह से सोलाना के प्राइस पे इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। अगर ये कोई और ब्लॉकचेन होती, इसीलिए मैंने सोलाना सजेस्ट भी किया था, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बैकर्स बहुत बड़े-बड़े हैं। तो अगर कोई और ब्लॉकचेन हुई होती तो 17-18 घंटे के लिए बंद हो गई होती, वो ब्लॉकचेन का शायद अब प्राइस बिल्कुल ऑलमोस्ट आधा या उससे भी कम हो चुका होता। बट बिकॉज 50% से ज्यादा सप्लाई जो है वो बिलियनर्स के पास है, वो ऐसे डंप नहीं करेंगे मार्केट में, तो इसीलिए उसका प्राइस स्टेबलाइज रहा। तो 17-18 घंटे बाद जब ब्लॉकचेन हुई तब इसमें चीजें नॉर्मल हुई हैं धीरे धीरे। तो एक चीज जो सोलाना ने करी थी कि सोलाना की स्पीड बहुत अच्छी है, उसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट काफी कम है। तो वो जैसे ही ऐसी कोई ऐसा कोई सोल्यूशन मार्केट में आता है तो हम लोग एक नैरेटिव बना लेते हैं कि इसीलिए कोई फिल कर दे, जो कि कभी मुझे आज तक नहीं मिला ऐसा सोल्यूशन कि जो मेरे को ये लगता है कि हाँ ये चीजों को किल कर देगा। हाँ, इनकी एक अलग पोजीशन रहेगी मार्केट में, बट इन्होंने सबसे बड़ी बात क्या करी है, इन्होंने स्पीड को बढ़ाने के लिए पब्लिक ब्लॉकचेन में जो एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन की जब बात करते हैं कि लोग कंट्रोल करता है, वो यहाँ पे उन्होंने खो दिया था। तो लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स और लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या हुई, नेटवर्क को अटैक किया गया। सेम डे मैं आपको दो इंस्टेंस बताता हूँ, एक सेम डे इथेरियम को भी अटैक किया गया, सेम डे सोलाना को भी अटैक किया गया। सोलाना के केवल 0.8% जो नोड थे एक तरह से वो खराब हुए और वो वापस बैक ऑन चेन आ गए, इथेरियम को कोई फर्क नहीं पड़ा वहां पे। लेकिन सोलाना क्या हुआ, सोलाना डाउन चला गया, सोलाना 17 घंटे तक बंद रहा और उस पे जितने भी ट्रांजैक्शंस होने वाले थे वो सारे बिल्कुल रुक गए। आप सोचिए पूरा इकोसिस्टम बंद हो गया 17 घंटे, जो कि ब्लॉकचेन के साथ नहीं होना चाहिए। तो आप सोलाना में इन्वेस्टेड रहिए, मैं भी हूँ, लेकिन सोलाना पे हैवी इन्वेस्टमेंट अभी भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टेड रहे सोलाना में। लॉन्ग टर्म का अगर मैं प्ले देखूं तो अभी भी वापस से अगर आपने 170-180 में खरीदा है तो लॉस भी करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रॉफिट में आपको वापस आ जाएगा। बट अगेन अभी मेरा टारगेट फिर से वापस से 200-210 का है। ठीक है, तो अगर हम इसका पूरा का पूरा चार्ट देखते हैं तो काफी अच्छा इसने परफॉर्म किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट डालने की जरूरत नहीं है। और जब भी हम क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हमारे सभी एक्सपर्ट्स एक ही सलाह देते हैं कि जो मेजर आपका अमाउंट है उसका जो हिस्सा है वो बिटकॉइन, इथेरियम या ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स पर डालिए, और जो दूसरे कॉइन्स आपको अच्छे लग रहे हैं वहां पर आप छोटी इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर देखिए कि मार्केट उस कॉइन को या उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से ले रहा है। जब आपको लगे कि हाँ अब अच्छा समय हो चुका है या एक अच्छे ड्यूरेशन तक ये अच्छा काम करके दिखा चुका है, तब उसमें इन्वेस्टमेंट डाली जा सकती है। तो सोलाना ने वैसे तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और हमारे एक्सपर्ट्स की राय इस पे आती रही है, और आज बहुत अच्छे तरीके से एक और क्लियर विजन यहाँ पर हमें मिलता हुआ रोहन गुरोवर मौजूद हैं, ये फाउंडर इंडिया को हेलो कह रहे हैं। और ठीक है, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच रोहन, इसी तरीके से आप हमें अप्रिशिएट करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐश्वर्या, ये CRO पर राय जानना चाह रहे हैं, क्या आप इसको फॉलो कर रहे हैं? नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ यार, तो एक बार चार्ट देख आइए, मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं इसका चार्ट देख लेती हूँ एक बार। crypto.com करके चेन है ये। अच्छा, CRO, ओके। जी ट्रैक नहीं, इसको ट्रैक नहीं करता हूँ तो मैं इस ठीक है, पे कोई बात नहीं। रोहन, ये जो आपने पूछा है, जिस कॉइन के बारे में अभी आप जानना चाह रहे हैं, जिस चेन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, इसे हमारे एक्सपर्ट इस वक्त फिलहाल ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े उनसे जरूर इस पर राय ले लें, या फिर ऐश्वर्या के साथ जब नेक्स्ट टाइम जुड़े तो ऐश्वर्या प्रॉपर इस पे रिसर्च वर्क करके जो भी राय है वो आपको दे दे। आपका ये जो कॉइन है इसे मैंने नोट डाउन कर लिया है, इस पर नेक्स्ट टाइम जरूर बात हो जाएगी। ठीक है ऐश्वर्या, तो यहाँ पे कुसामा डॉट और सोल पर मैंने आपकी राय ले ली है। बिटकॉइन को किस तरीके से देख रहे हैं आप इस वक्त? बिटकॉइन कैसा दिखाई पड़ रहा है? क्या लगता है आपको, एक और अच्छी डिप मिल सकती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर अभी जो डिप चल रही है उसी से हमें काम चलाना है, उसी में देखना है कि कितना इन्वेस्टमेंट डाला जा सकता है? देखिए 48,500 से रिजेक्ट हुआ है बिटकॉइन अभी रिसेंटली, अगर आप देखेंगे तो, और वहीं पे कोशिश कर रहा है कि एक बार अपना मोमेंटम बनाए। कल काफी अच्छी
बाय ऑर्डर्स आए थे, काफी अच्छा मोमेंटम पकड़ा था उसने क्योंकि काफी वॉल्यूम में बाय ऑर्डर्स आए थे और उसकी वजह से प्राइस वापस से ऊपर पुश ऑन हुआ है, लेकिन 4500 से वापस रिजेक्ट हो गया, जो रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी एक बार दोबारा से टेस्ट करने की कोशिश करेगा ये 4500 को, अगर क्लियर कर सकता है तो $51,000 के अप्रॉक्स टारगेट रहेगा इसका, नहीं तो ये वापस से 46,000 एंड फिर 46,000 को अगर रीच करता है तो 44,000 का दो नीचे लिमिट्स है, जहाँ पे एक 44,000 पे इसके पास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 44,000 को मैं एक तरह से लीस्ट मानता हूँ अगर वो नीचे जाता है, ठीक बट है, अभी वो क्लियर कट ऊपर जाने वाला नहीं है। ठीक है। एक चीज तो बहुत से लोगों के साथ हुई है, जैसे ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही डाला था जब ये 50K हिट करके गया था, क्योंकि ट्विटर पे तो ऐसा लग रहा था कि बाढ़ आ गई है ट्वीट्स की। बीटीसी ने जब 50K यूएस डॉलर का जो प्राइस है वो हिट किया था, तब बहुत ज्यादा लोगों ने शायद इन्वेस्टमेंट डाला था। तो इस वजह से बार बार इस पे रिवीजन चलता रहता है हमारा, ताकि सभी एक्सपर्ट की एक एक बार इस पर राय ले ली जाए और फिर लोग और ज्यादा कॉन्फिडेंटली इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकें। चलिए ठीक है, आपको क्या लगता है जो मैं एक चीज रेगुलेशन। बोलना चाहूंगा, जी बताइए। मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा, कभी भी जब सब लोग किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो उस पर कभी भी उस समय इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 13 तारीख को एल साल्वाडोर की न्यूज आने वाली थी जिसकी वजह से ये मार्केट में ये था कि वो मार्केट में सेलिंग आएगी, हैवी सेलिंग आएगी, तो वो चीज हुई। मैंने आपको कार्डानो के लिए भी बोला था कि वो हैवी सेलिंग आएगी, कार्डानो $2.13 चला गया था, मैंने एग्जिट $3 पे किया था। तो बिल्कुल, वो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब सब लोग बात कर रहे होते हैं तो कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये एक अच्छी टिप सर की तरफ से आती हुई हमारे सभी व्यूअर्स के लिए, तो ये चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। और क्रिप्टो को तो लोगों ने ऐसा ही समझ लिया है कि जब भी कोई न्यूज आएगी तब वो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी प्रॉपर फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। नॉर्मली जिस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी स्टॉक पे पैसा डालते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको काम करना होता है। वॉल्यूम्स चेक करनी होती है, मार्केट कैप चेक करना होता है, उसके बाद उसकी हिस्ट्री देखनी होती है, फंडामेंटल्स देखने होते हैं, टेक्निकल चार्ट क्या बता रहा है, वो सारी चीजें देखने के बाद फिर आपको काम करना होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं लेकिन टेक्निकल चार्ट में कुछ बहुत ज्यादा उसका दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो उसके हिसाब से हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज अच्छी है, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी है। बहुत से ऐसे कॉइन्स भी है जिन पे अब बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा है, तो हम उसमें इन्वेस्टेड रहें ये सोच के कि आगे आने वाले समय में अच्छा करेगा, वॉलेटाइल नहीं है तो अच्छा है, मगर ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। केवल न्यूज बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट है वो आप बिल्कुल ना करें, तो जो भी लॉस वगैरह उठाना पड़ता है वो नहीं होगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छे व्यूअर्स हमारे साथ क्रिप्टो लाइव में भी जुड़ने लगे हैं, इतने अच्छे सवाल भेजते हैं और उसके बाद उनका जो सपोर्ट है क्रिप्टो को लेकर वो बहुत अच्छा लगता है। तो एक तरफ जब हमने क्रिप्टो लाइव की शुरुआत की थी तब केवल हम क्रिप्टो पर बात कर रहे थे। आज से शायद 1 से 2 साल पहले से क्रिप्टो लाइव चल रहा है, हम बहुत बढ़िया तरीके से इस शो को कर रहे हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स यहाँ आ रहे हैं। तब इतना जो था ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा था, लोग इतने अवेयर नहीं थे क्रिप्टो को लेकर। अब बहुत ज्यादा लोगों के सवाल आते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पर वो बात करना चाहते हैं हमसे, ये चीज बहुत अच्छी लगती है हमें। अब यहाँ पर जब हम अपने सामने ये चीज होते हुए देख रहे हैं कि जितना भी यूथ है वो क्रिप्टो को लेकर एकदम जागरूक हो चुका है कि ये भी कोई चीज है, केवल स्टॉक्स नहीं है, सेविंग अकाउंट नहीं है, म्यूचुअल फंड नहीं है, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो जब लोग इतने अवेयर हो रहे हैं और इतने इंटरेस्टेड हैं, आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से जो रेगुलेशंस पे काम चल रहा है वो किस तरीके का उसका इम्पैक्ट होने वाला है क्रिप्टो मार्केट में? अगर तो सरकार इसको हामी भर देती है क्रिप्टो को लेकर, तो क्या लगता है कितना रुझान देखने को मिलेगा? क्या फ्यूचर आप देखते हैं क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में? देखिए, मैं दो तीन चीजें बोलूंगा इसमें। पहली बात तो सबसे बड़ी क्या है कि जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं इंडिया में, तो सरकार अगर इस पे नेगेटिव व्यू लेती है तो सरकार का इसमें कोई फायदा नहीं दिखता है मुझे पर्सनली। रीजन भी इस क्यों नहीं दिखता है मुझे कोई फायदा, क्योंकि पहली बात तो आप क्रिप्टो को रोक नहीं सकते, वो इंटरनेट पे चलता है। आप बैन कर देंगे, आप एक्सचेंजेस को बैन कर देंगे, अगर आप एक्सचेंजेस को बैन कर देंगे लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे उतर जाएंगे। अगर लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे उतर जाएंगे तो वहां तो केवाईसी भी नहीं होती है, वहां पे आप ट्रैक करना आपके लिए एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल की तरह आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है एक तरह से ग्लास है जहां से हर चीज दिख रही है आपको। अगर आप एक्सचेंजेस को बंद कर देते तो वो ग्लास आप जमीन पे गिरा के तोड़ देंगे, फिर आप उसके क्रम्स नहीं ढूंढ वापस से एक साथ कर पाएंगे।
तो लोग वापस से वो ट्रेडिंग तो करेंगे ही करेंगे जितने लोग हैं। हो सकता है थोड़े वॉल्यूम कम हो जाए लेकिन ट्रेडिंग हो रहेगी, क्योंकि इसमें रिटर्न काफी अच्छे मिल रहे हैं लोगों को। तो दैट इज फर्स्ट थिंग, तो बैन करना नहीं चाहिए। जितना मुझे समझ में आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली सरकार इस पे ये सोच रही है इसके एंड यूज पे, कि हर काफी क्रिप्टो करेंसीज के अलग अलग यूज केसेस हैं। तो वो उन्होंने शायद 3 क्लासिफिकेशन क्रिएट किए हैं जितना मुझे पता चला है, और उसके एंड यूज के बेसिस पे कि किस चीज के लिए वो यूज हो रहा है उनपे वो पर्टिकुलरली वो कैटेगराइजेशन करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज वो क्या करेंगे कि कुछ क्रिप्टो करेंसी जहाँ पे बिल्कुल प्राइवेसी बहुत ज्यादा हाई है, हो सकता है वो क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की कोशिश करें, और जिससे कि एक नॉर्मल कॉमन मैन मोस्ट प्रोबेबली ना जाए उन सब चीजों में, क्योंकि वो काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है और उनके पैसे डूबने का डर रहता है। तो ये दूसरी चीज मुझे लगती है जो करेगी सरकार। और तीसरी चीज वो टैक्सेशन पे काम कर रही है। टैक्सेशन हो सकता है जैसे हम इक्विटी मार्केट में एसटीटी देखते हैं, वैसे हो सकता है सीटीटी क्रिप्टो टैक्स करके कुछ आ जाए, या फिर उसको अगर हम कमोडिटी की तरह क्लासिफाई कर देते हैं तो कमोडिटीज टैक्स आ जाए। तो ऐसे कुछ टैक्सेस हो सकता है और वो अच्छी चीज है। अगर मार्केट रेगुलेट हो रहा है तो वो एक बहुत अच्छी चीज है मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट रेगुलेशन से सरकार को भी फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा। काफी लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो केवल इस डर से नहीं करते हैं कि हम कैसे इन्वेस्ट करें, तो सरकार ने बंद कर दिया, और इसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती है। जो लोग इस बात से डरते हैं उसके लिए मैं केवल एक चीज कह सकता हूँ, 2018 में भी ये चीज देख चुका हूँ मैं। कोई 2018 में मैंने बहुत सारे केसेस भी लड़े थे जाके, क्योंकि सीए हूँ मैं, तो काफी केसेस भी लड़े थे जाके मैंने। और केसेस भी लड़े समय मुझे आज तक कोई ये नहीं बोल पाया कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, आप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो सरकार आपको एग्जिट विंडो भी देगी। सरकार अगर आपको कोई केसेस भी होते हैं, अगर आपका पैसा जो है वो सब अच्छे सोर्सेज से आ रहा है, मतलब टैक्स सोर्सेज से आ रहा है, तो उसमें आपको कभी भी एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कोई टैक्सेशन ऐसा नहीं आता है कि वो ये कहते कि आपने कोई ऐसी चीज करी है जिसके बारे में हमने कभी कुछ बताया नहीं था आपको और हम फिर भी आपको जेल में डाल देंगे। तो जो ये डर है लोगों के मन में कि सरकार उठा के हमको जेल में डाल देगी या वो गलत हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको एग्जिट करना होगा आपको विंडो दी जाएगी, आप आराम से एग्जिट कर सकते हैं। अगर नेगेटिव लॉ आता है तो आप उसमें आराम से निकल सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आप इन्वेस्ट करने के लिए अगर डर रहे हैं सरकार क्या कर देगी, तो ये चीज मेरे ख्याल से उतनी ज्यादा रिस्की मुझे पर्सनली नहीं लगी। ठीक है, ये जो आपने एड्रेस किया है इस सवाल को और जितने अच्छे तरीके से एड्रेस किया है वो बहुत अच्छा लगा। कितने सिंपल तरीके से आपने बता दिया। तो सभी व्यूअर्स को इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का डर है कि क्रिप्टो को बैन कर दिया जाएगा या ऐसा कुछ, तो वो तो नियर टू इम्पॉसिबल दिखाई पड़ता है एक्सपर्ट्स को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इन प्लेटफॉर्म्स को बंद भी कर दिया जाए तब भी क्रिप्टो इंटरनेट पर काम करने वाली एक चीज है, ब्लॉकचेन्स पर काम करने वाला एक नेटवर्क है, तो उसे पूरी तरीके से खत्म करना तो बिल्कुल असंभव है। तो सरकार अगर वो करती भी है तो भी, वैसे तो करेगी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया जाए, लेकिन फिर भी ये जो आपका जो अमाउंट है ये सारी चीजें वैसे के वैसे एग्जिस्ट करेंगी। और साथ ही साथ कितने अच्छे तरीके से उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो एक एग्जिट विंडो तो जरूर ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, या एक टाइम तो जिस तरीके से हर चीज के लिए दिया जाता है। अगर एक नॉर्मल आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड अपने पीएफ अकाउंट से जोड़ना होता है तो उसके लिए भी आपको बकायदा टाइम दिया जाता है। कोई फाइन भरना होता है उसके लिए भी आपको टाइम दिया जाता है, नोटिस आते हैं आपके पास। उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। तो वैसे जहां पर पूरी दुनिया क्रिप्टो को लेकर इतनी एक्सेप्टेंस दिखा रही है, वहां पे ये तो पॉसिबल नहीं है कि भारत एकदम से उस चीज को नकार दे। और जबकि भारत के पास इतनी ज्यादा होल्डिंग है और इतने ज्यादा जो ग्रोइंग यूजर्स आ रहे हैं, तो सरकार हो सकता है कि उस पॉजिटिव साइड से कुछ सोचना शुरू करे और उस तरीके से काम हो यहाँ पर। ऐश्वर्या, आज के इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते क्या कोई ऐसा कॉइन है जो अभी आपके नजर में बना हुआ है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, या फिर जो आप पहले कॉइन बताते आए हैं केवल उन्हीं को अपने पोर्टफोलियो में बना के रखें? आज मैटिक की बात शायद हम लोगों ने नहीं करी है, तो मैटिक को मैं अभी भी बोलूंगा कि अगर आप मैटिक इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब मैटिक अगर आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखते हैं तो उसकी वैल्यू रहेगी। कल मैं उसका डेटा को एनालाइज कर रहा था मैटिक के, तो नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो मैटिक में अभी भी ग्रो हो रहे हैं। मैटिक और क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो कनेक्ट हो रही है वो भी उनसे अच्छी हो रही है। और अभी रिसेंटली तो ही अर्नेस्ट एंड यंग ईवाई ने भी उनके संग एक कोलैबोरेशन डिक्लेयर कर दिया है, जो कि पहला ऐसा इतना बड़ा कोलैबोरेशन है इतनी बड़ी कंपनी के साथ, जहाँ पे वो देख सकते। मैटिक को क्यों आपको हमेशा नजरिए में रखना चाहिए मैं आपको वो भी बताऊंगा। सबसे पहली बात जो है, मैटिक जो है
अगर कोई एंटरप्राइज ब्लॉकचेन है, जैसे आपकी कंपनी या मेरी कंपनी को ब्लॉकचेन पे अपना डेटा लेके आना है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो डेटा पब्लिक हो जाए। अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी डिटेल्स उसकी ले ली, तो वहां से वो उसका डिटेल निकाल सकते हैं या उस डेटा को डिकोड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये पब्लिक ब्लॉकचेन हम यूज नहीं कर सकते हैं अपने इन सब डेटा, अकाउंटिंग डेटा या कंपनी के डेटा के। मैटिक एक ऐसी चीज पे फोकस कर रहा है जिसको हम कहते हैं जीके रोलअप या जीके स्टार, जिसका मतलब होता है जीरो नॉलेज प्रूफ। तो इसको समझाने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको, शायद मैंने पहले भी दिया होगा बट फिर भी दे देता हूँ दोबारा से। एक जैसे मैं और आप एक केव के बाहर खड़े हुए, गुफा के बाहर खड़े हुए हैं, और गुफा के पीछे एक दरवाजा लगा हुआ है जिसपे लॉक लगा हुआ है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे इसका पासवर्ड पता है शिवानी जी, लेकिन मैं आपको पासवर्ड नहीं बता सकता। अब आप कहोगे कि अगर आप पासवर्ड नहीं बता सकते तो मैं विश्वास नहीं करूंगा कि ये एक्चुअल में आपको पता है पासवर्ड। तो मैं आपको कहूँ, अच्छा आप यही रुकिए, मैं पीछे से गुफा से निकल के आता हूँ, और मैं तभी निकल के आ सकता हूँ अगर मेरे पास पासवर्ड है उसका। तो अब मैं दूसरी तरफ से गुफा से निकल आया, मैंने आपको पासवर्ड नहीं बताया है, लेकिन आपको ये विश्वास करा दिया कि ये आपको मुझे पता है। यही होता है जीके रोल, जीके स्मार्ट, जो कि होता है जीरो नॉलेज टोकन। इससे क्या होगा कि डेटा जो आपका है, आप फिर भी एक पब्लिक ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं, और पब्लिक ब्लॉकचेन को यूज करते हुए भी फिर भी आपका वो डेटा जो है वो पब्लिक नहीं होगा, और फिर भी सारे वैलिडेशन, सारे चेक्स हैं जो वो सब कर। मैटिक ने इसके लिए $1 बिलियन जो है साइड में रखा हुआ है, जिसमें से उन्होंने अभी पहला एक्विजिशन किया था $250 का, हरमेज, HERMEZ, हरमेज तक एक वो है ब्लॉकचेन कंपनी, जहाँ पे उन्होंने परचेज किया था। और अभी ईवाई संग भी जो कोलैबोरेशन हुआ है वो इसी पे वर्क करेगा, जिसका मतलब है हो सकता है कि ऐसी ये पहली पब्लिक चेन बन जाए जो प्रॉपर एंटरप्राइज सॉल्यूशन में अडॉप्ट हो सके, क्योंकि इसके पास स्पीड है, इसकी ट्रांजैक्शन बहुत कम है। अगर मैं पिछले साल सारे ट्रांजैक्शन का टोटल बताऊं आपको, तो मेरे फ्रेंड का उसने डेटा बताया था कि उसने 550 ट्रांजैक्शन किए थे मैटिक चेन के ऊपर, और उसको टोटल खर्चा लगा है 18 लाख। इतना कम वो खर्चा लगा, तो वो उसके पास ट्रांजैक्शन स्पीड भी है, कॉस्ट भी कम है। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छा पिक हो सकता है। ठीक है, जब आप बात करते हैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की, तो लॉन्ग टर्म जैसे अभी अगर इसका प्राइस $1.39 के आसपास चल रहा है, और जहां तक हम चार्ट देखकर बताएं तो चार्ट बताता है कि ये $2.5 तक जाके आ चुका है। इस वक्त अगर इन्वेस्ट किया जाता है, कोई नया व्यूअर इस वक्त मेटेक में अपना पैसा डालता है, तो पैसा डबल होने की कब तक गुंजाइश है? और जब आप लॉन्ग टर्म कहते हैं तो हमें 3 से 4 साल होल्ड करना है, 2 साल होल्ड करना है, 10 साल होल्ड करना है, कब तक होल्ड करना है? देखिए, मैं जिस हिसाब से मैटिक अपना आप पर्सन बता सकता हूँ, मैं जिस हिसाब से मैटिक होल्ड कर रहा हूँ, मैं अपना मैटिक जो है अगले 10 साल के लिए कर रहा हूँ, कि मैं 10 साल तक मैटिक को जहाँ मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पे लगेगा, जहाँ मुझे अच्छे प्राइस पे लगेगा, मैं उसको परचेज करता रहूंगा। 10 साल तक मैं करूंगा ऐसा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कोलैबोरेशन होते हैं उनको आने में, सामने उसको फीचर करने में, उसको वर्क करने में टाइम लगता है। तो मेरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म सिनेरियो 10 साल का है, जहाँ पे मैं इसको अप्लाई करता रहूंगा। और हो सकता है, मुझे लगता है कि कुछ नहीं करिए, टॉप 20 ब्लॉकचेन्स में अगले 10 साल में भी बना रहेगा, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू, का मतलब है कि काफी अच्छी रहेगी। तो डबल से भी ज्यादा आई थिंक प्रॉफिट है, लेकिन आप इसको उस हिसाब से होल्ड करें। ये मत करिए कि आप उसको 1 महीने के लिए, हो सकता है 1 महीने के लिए चला जाए, हो सकता है 1 महीने में डबल हो जाए, वो सब चीजें क्रिप्टो मार्केट में होती रहती है। तो ये तो मैं कहूँगा आम बात है कि पैसे डबल हो गए, ये सब चीजें मार्केट में हो गई। लेकिन इसके अंदर जो चीजें, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मैं काफी अच्छे से मॉनिटर कर रहा हूँ, काफी अच्छे से मुझे पता है। मैं ऑनचेन डेटा मैं सबसे ज्यादा ऑनचेन डेटा देखता हूँ, मैं न्यूज से ज्यादा ऑनचेन डेटा पे विश्वास करता हूँ। जहाँ पे मुझे वो डेटा दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से ये केवल बाइनेंस चेन के बाद दूसरा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजर्स, इथेरियम से ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं इस समय। ठीक है, और सारी चीजें हैं इसके पास, तो इसलिए 10 साल का नजरिया मेरा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट हैं ऐश्वर्या, उनका खुद का 10 साल का नजरिया मेटेक पर, और आज की जो रिकमेंडेशन में हम मेटेक को भी इंक्लूड कर लेते हैं। कुसामा, डॉट और सोलाना पर हमने बात की है। बीटीसी पर एक बार वापस से रिवाइज कर लिया है कि उसका प्राइस वापस कब लौटने वाला है, और जो भी हमारी कंफ्यूजन थी उन पर भी हमने बात कर ली है। मेटेक एक अच्छा पिक हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, आप इसे लेकर चल सकते हैं। और जितने भी व्यूअर्स किसी ऐसे कॉइन पर नजर रखना चाहते हैं जिसका जो प्राइस है वो $5 से नीचे तक का हो, तो मेटेक आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है। साथ ही साथ कुसामा और डॉट, ये दोनों जो कॉइन्स हैं, इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, किस तरीके से अलग हैं, और डॉट में इन्वेस्ट करना है या कुसामा में इन्वेस्ट करना है, वो भी आज इस एपिसोड के दौरान ऐश्वर्या ने हमारे लिए क्लियर कर दिया है।
ऐश्वर्या, आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आने वाले समय में हम इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। रोहन ग्रोवर का आज का सवाल था सीआरओ पर, crypto.com चेन जो है उस पर ये राय लेना चाह रहे थे। इस पर डिटेल में हम किसी दिन बात करेंगे। राज मल्होत्रा जानना चाह रहे हैं क्या वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं मेटिक में या नहीं। राज जी, ये जो आपका सवाल आपने भेजा, ये सोमवार के दिन एक बार हम वापस से ले लेंगे और इस पर बात करेंगे। ये आपके जितने भी सवाल रह जाते हैं हम कोशिश करते हैं हम नोट डाउन कर लें और अगली बार पूछें इनसे, तो ये सवाल आपके पूछ लिए जाएंगे सोमवार के दिन, इन पर बात कर लेंगे। 1 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं उनके पास ओवरऑल इतना अमाउंट होता है कि वो पूरे इन्वेस्टमेंट हिसाब से करें। वहीं आप केवल एक कॉइन में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन कितनी जरूरी है, बिटकॉइन इथेरियम में आपने कितना कितना इन्वेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है, ये सारे फैक्टर्स भी बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो आपको याद होगा कि उपेंद्र सर से लेके पूनम मैम हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं उन्होंने हमें अलग अलग रेशोज बताए हैं। उस रेशो में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में। बिटकॉइन, इथेरियम, पोल्का डॉट, इन सारे कॉइन्स को और फिर मैटिक को लेकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। खास हमारा एक डेडिकेटेड जो शो है हम मैटिक पर भी कर चुके हैं, वहां पर हमने बात की थी। लेकिन एक बार इस सवाल को जरूर हम ले लेंगे सोमवार के दिन, इस पर भी बात करेंगे, क्या इतना बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी केवल एक कॉइन पर। तो ये सारी डिस्कशन होती रहेगी। आज के क्रिप्टो लाइव के लिए मुझे यानी शिवानी ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।